चलिए, तो क्वेश्चन है यहाँ, ट्रिक याद रखिएगा आप लोग कि भारत के पड़ोसी देश, तो पूछा जाए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो ट्रिक याद रखिए, बचपन में पिए क्या, बो चो पो नो में बी ए किया, और किया को पूरा घेर दिए, इस तरह से अगर घेर दिया जाए पूरा, इसका मतलब होता है वो साइलेंट वर्ड, उससे कुछ नहीं होगा। अब देखिए जो जो अंडरलाइन किए हैं इसका मतलब उससे कुछ होगा, बो में अंडरलाइन, इसका मतलब बो से कुछ होगा, तो बो से याद रखिएगा क्या, बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश। इसके अलावा ये चौ, चौ से क्या, तो चौ से स्पष्ट है, सबको पता होगा क्या, चीन, चौ से चीन। पौ, पौ से क्या हो जाएगा, तो याद रखिए पौ से हो जाएगा आपका क्या, पाकिस्तान, पौ पाकिस्तान। और नौ, नौ से क्या हो जाएगा, तो नौ, नौ से हो जाएगा आपका नेपाल, नौ से नेपाल। में, मौ से में, और में से याद रखिए क्या, बोलिए, म्यांमार या मालदीव, तो मौ से में, मौ से म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा, और इसी का पुराना नाम जो था पहले बर्मा था, ठीक है। उसके बाद है बी, बी से क्या हो जाएगा, तो बी से याद रखिए यहाँ पे भूटान, BHUTAN हो जाएगा, तो बी से भूटान, ब से बांग्लादेश, बी से भूटान, और कहीं कहीं बी से बांग्लादेश और बी से भूटान दोनों हो जाता है, जैसे बीबीआई सपना में कल काफी में देखे थे ट्रिक में। ए से हो जाएगा आपका याद रखिए अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान। तो ध्यान दिया जाए, अगर पूछा जाए भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, तो ट्रिक याद रखिए क्या, बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया। अब यहाँ पर जिस जिस वर्ड में जैसे जैसे अंडरलाइन किए हैं, इसका मतलब उससे कुछ होता है, उससे कुछ निकलता है, दिमाग पर जोर डालना है। अब देखिए बो में अंडरलाइन, इसका मतलब बो से कुछ होगा, तो बो से बांग्लादेश, चौ, चौ से चीन, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, मौ से में, मौ से म्यांमार यानी बर्मा, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। किया, किया को चारों तरफ घेर दिए, इसका मतलब किया क्या हो गया, साइलेंट, किया अच्छा लगने के लिए, भालू लगने के लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको इसकी राजधानी भी पूछेगी, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग सुन लीजिएगा फटाफट। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है, कहाँ, ढाका, ढाका का ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और मुद्रा जो है इसका टाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। चीन की राजधानी क्या, पेकिंग, मुद्रा हो गया आपका क्या, चीन की राजधानी पेकिंग। जवाब में आ रहा है मैसेज, चलिए, हमको लगा कि कहीं 1 2 तो नहीं दब रहे हैं। तो चीन की राजधानी पेकिंग और मुद्रा इसका युआन। लेकिन ध्यान दीजिए, चीन की राजधानी पहले था बीजिंग, बीजिंग का नाम हो गया, अब नया हो गया क्या, पेकिंग। चीन की राजधानी हो गया पेकिंग, लेकिन मुद्रा युआन। कभी कभी वो युआन नहीं देता है, युआन नहीं देके रेन बिनबी देगा, तो याद रखिए चीन की राजधानी पेकिंग, पहले था क्या, बीजिंग, और मुद्रा हो गया युआन या रेन बिनबी। युआन और रेन बिनबी क्या हुआ, जैसे देखिए भारत की जो मुद्रा है रुपया है, तो उसी तरह चीन की मुद्रा वहां पर हो गया क्या, युआन। और भारत की मुद्रा 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा, तो वही पैसा, पैसा जो है आपका छोटी इकाई हुई मुद्रा की, तो इसीलिए वहां रेनबिनबी जो है वो छोटी इकाई। जिस तरह भारत में पैसा है, उसी तरह चीन में आपका क्या, रेनबिनबी। भारत में रुपया, तो वहां युआन। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और मुद्रा जो हो जाएगा क्या, रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। वाह, कोई बच्चा लाहौर लिखे हैं, नहीं लाहौर नहीं, इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसकी मुद्रा भी आपका रुपया। लेकिन ध्यान दीजिए, वहां पर बहुत बार पूछेगा नेपाल की राजधानी क्या है, सॉरी नेपाल की मुद्रा क्या है, और वहां ऑप्शन देगा रुपया, नेपाली रुपया, तो वहां नेपाली रुपया मारिएगा। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, म्यांमार की राजधानी जो है, बोलिए क्या, तो म्यांमार की राजधानी जो है नैपादीप, या सीधा कहिए, पूछा जाए नेपाल की राजधानी कहाँ, तो सीधा पूछिए नहीं पता, नहीं पता यानी नैपादीप। तो म्यांमार की राजधानी नैपादीप या नैपेता, और इसकी मुद्रा जो है आपका क्या है, बोलिए, म्यांमार की मुद्रा,
क्यात, म्यांमार की मुद्रा क्यात। और यही बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी पहले थे क्या, रंगून। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। तो भूटान की राजधानी याद रखिए थिम्पू, और मुद्रा जो है इसका नुमुल्ट्रम। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नुमुल्ट्रम। ए से हो गया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी जो होगी काबुल, ठीक है। ए से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और मुद्रा जो होगा इसका क्या, अफगानी, मुद्रा अफगानी। तो चलिए, अगर पूछा जाए भारत के पड़ोसी देश, ट्रिक याद रखिए क्या, बचपन में बीए किया। ब से हो गया क्या, बांग्लादेश। च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, और बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो याद रखिए भारत के ये पड़ोसी देश हो गए। चलिए अगला कार्यक्रम चालू करें, मिटा दें इसको। चलिए बताइए, तो पिछला क्लास में क्या बताए थे लास्ट, इसमें हम एक अटेंडेंस ले लें एक बार कि कौन कौन उपस्थित है। जो उपस्थित नहीं है उनका अप्रूवल रिमूव कर दिया जाएगा। अभिषेक कुमार है, रानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, आकांक्षा अंचल, सुनील कुमार, राहुल अमृत, प्रियंका महतो, तरुण कुमार, अलका यादव, बिट्टू बॉस, विवेकानंद और अंकित यादव। बस इतना बच्चा है ना। ग्रुप में आप लोग चेक करिएगा थोड़ा, ग्रुप में कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया है कि कोई जुड़ नहीं पाया या कुछ गड़बड़ हो रहा है। बॉयज के ग्रुप में मिस्टर तरुण कुमार आप देखिए, और गर्ल्स के ग्रुप में इसमें कौन है, गर्ल्स अलका यादव। आप अलका यादव आप देख के बताइए, या और कोई भी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप में मैसेज किया कि नहीं नहीं जुड़ पा रहे हैं या आईडी गड़बड़ है, दिस दैट है, बहुत बच्चा को ऐसा भी होता है। चलिए तरुण कुमार का कहना है नो। हाँ उधर अलका जी का, या और कोई गर्ल्स ग्रुप में, प्रियंका एक बार देख लीजिए बैक होके। चलिए उधर से भी नो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी कि बहुत आदमी जो है बारिश का मजा लेते होंगे, बारिश इतना हो रहा है ना, ठंडा ठंडा हवा, तो चलो नींद ले लिया जाए। तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछा भी जाता है बहुत बार। तो आपको बताए होंगे पदार्थ की जो है मुख्यतः कितनी अवस्था है, बताइए फटाफट, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था है मुख्यतः। कोई 5 बता रहे हैं, कोई 3 बता रहे हैं। अंकित का 5 है, आकांक्षा 3, प्रियंका 5, तरुण, रानी 5, प्रियंका 3, बिट्टू बॉस 3, 5, तरुण भी 5, विवेकानंद 3। ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था, तो पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था, तो मुख्यतः अगर पूछा जाए तो मुख्य अवस्था जो है वो 3 है। कौन कौन है, तो ठोस, द्रव और गैस। याद रखिए पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान दीजिए, तो पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था, तो पदार्थ की मुख्यतः यानी मुख्य अवस्था जो है यही 3 माना जाता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन कभी कभी पूछा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, बता दीजिए फटाफट। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। बिट्टू बॉस का जवाब आया क्या, प्लाज्मा। पहला जवाब बिट्टू बॉस, प्लाज्मा। प्रियंका का भी है प्लाज्मा, अंकित प्लाज्मा, अलका प्लाज्मा, आकांक्षा प्लाज्मा, तरुण प्लाज्मा, अंकित भी प्लाज्मा। दोहरा के जवाब मत दीजिए। तो याद रखिए कि पदार्थ की मुख्यतः अगर पूछा जाए कितनी अवस्था, तो पदार्थ की मुख्यतः जो है 3 अवस्था ही है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है, और पूछा जाए पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा है। क्या पदार्थ की 5वीं अवस्था भी होती है, हम ये नहीं पूछे कौन सी 5वीं अवस्था, पहले यस और नो। क्या पदार्थ की 5वीं अवस्था भी होती है, 5वीं होती है, हे भगवान, सबका यस यस आ रहा है, किसी का छुच्छे सर। तो याद रखिए
बिल्कुल सही जवाब है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी होती है। और बताइए पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सा है? प्रियंका बॉस आइंस्टाइन, तरुण भी बॉस आइंस्टाइन में है, बीएससी शॉर्टकट मारे हैं, रानी भी बीएससी में है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? चलिए एक 13वां बच्चा जुड़ गया है, अलका। तो चलिए बिल्कुल सबका सही जवाब है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कोई नाम बता सकते हैं इसका? कुछ दूसरा नाम भी है। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसका कुछ दूसरा नाम भी है। देखें कोई बता सकते हैं तो बताइए, टाइप करिए। 3 गिनते गिनते में 1 2 3। चलिए समय समाप्त। याद रखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या इसी का दूसरा नाम है क्या? पदार्थ। ध्यान दिया जाए पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था? तो ठोस द्रव गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है कौन सा? तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वो कौन है? तो प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पदार्थ की चौथी पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, या इसी का दूसरा नाम जो पदार्थ की चौथी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या इसी का दूसरा नाम है आपका क्या? तो क्वार्टजाइट। क्या है? क्वार्टजाइट। याद रखिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था जो है पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या क्वार्टजाइट है। तो ध्यान दीजिए। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि ठोस कहते किसको है? ठोस कहते किसको है? तो याद रखिए ठोस जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो उसे ही हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहेंगे। जैसे कलम, लकड़ी, पीतल, कुर्सी, न ईटा वगैरह वगैरह क्या हो गया? आपका ठोस हो गया। ठोस को अगर देखिए मान लीजिए यही कलम है, कलम को आप क्या करिए? कहीं पे ले जाइए, इसको लोटा में रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए या यहाँ कान में खोस के रख दीजिए। तो क्या आप क्या देखिएगा? ये कलम जो है, कलम का आकार क्या चेंज होता है? या वजन भी कम होता है? आयतन इसका चेंज होता है, बदलता है? नहीं। तो कहता है ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ये आकार एवं आयतन इसका नहीं बदलता है, यही हुआ ठोस। इसके अलावा कहता है द्रव जिसका आयतन निश्चित। द्रव किसको कहेंगे? जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित हो। द्रव किसको कहेंगे? द्रव का आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पानी ले लिए, 100 ग्राम पानी, उसको एक छोटा सा गिलास में रख दीजिए। तो 100 ग्राम पानी जैसे मान लीजिए कटोरी में है, उसको गिलास में लाए तो क्या पानी वहां 50 ग्राम हो जाएगा गिलास में, या 100-200 ग्राम हो जाएगा? पानी का आयतन जो है वही रहेगा, वजन द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन पानी का आकार बदल जाएगा। पानी को कटोरी में रखिए कटोरी जैसा, गिलास में रखिए गिलास जैसा, थाली में रखिए थाली जैसा, मुंह में रखिए मुंह जैसा, नदी में रखिए नदी जैसा। यानी क्या होता है कि जिसका आयतन एवं आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित हो उसे हम द्रव कहते हैं, और जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होगा उसको ठोस कहेंगे। गैस क्या हुआ? जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ना तो आकार निश्चित ना ही आयतन निश्चित। जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वायु हो गया, ये सब आपका क्या है? गैस का उदाहरण है। और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे कभी कभी ब्लड देखे होंगे, तो ब्लड कभी जम जाता है, तो जम जाता है तो वही जमने वाला जो अवस्था है इट इज कॉल्ड प्लाज्मा अवस्था। और याद रखिए उसी तरह कहता है कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या जो है आपका कौन? क्वार्टजाइट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होगा आप कह सकते हैं, यानी प्लाज्मा जमने वाला अवस्था हल्का सा, और ठोस दोनों के बीच की अवस्था होगी कौन? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए अब आप लोग बताइएगा कि सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने कहा
कि पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रकृति की सभी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे उन्होंने परमाणु कहा। बताइए, सबसे पहले किसने कहा कि पदार्थ जो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जवाब आ रहा है, ध्यान दीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है उसको सुनिए। हमने बताया कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहा। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें परमाणु कहा गया। ये बात किसने कहा? दो जवाब आया है, जॉन डाल्टन, प्रियंका और तरुण का। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये बात किसने कहा? ये क्वेश्चन है मेरा। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा गया। बताइए फटाफट, अभी तक कोई जवाब नहीं। तो चलिए याद रखिए, आपको हिंट्स दे दें तो आप लोग बताइएगा। पढ़े होंगे दर्शन। दर्शन में आता है षड दर्शन। षड दर्शन में एक है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है वही बहादुर जो है ये बात कहा है। आपको नहीं जुड़े हैं इसमें, भेजिए रिक्वेस्ट, नया आईडी 26 कल भेजिए। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे बताइए। 6 दर्शन है, चारवाक। याद रखिए, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक जो है चारवाक है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का है बादरायण, और उसी में से एक आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का जो है कणाद या उलूक। याद रखिए कौन? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है कणाद या उलूक। उल्लू मत बोलिएगा, उलूक। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन है? कणाद या उलूक, याद रखिए। तो कहता है सबसे पहले जो है भारत के ही दार्शनिक थे। कौन? कनाद या उलूक। कनाद या उलूक ने कहा कि प्रकृति की सारी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है, यानी एकदम छोटकी से टुनटुनमा कणों से मिलकर बनी हुई है। और इसे ही उन्होंने क्या कहा? बोलिए। इसे ही जो है ये इन्होंने परमाणु कहा। तो पूछेगा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, प्रकृति की सारी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें परमाणु कहा गया। यह बात किसने कहा? तो ये जो कहा था आपका कौन? कणाद या उलूक। महर्षि कणाद और उलूक, और नहीं या महर्षि कणाद या उलूक। और ये जो है हमारे भारतीय दार्शनिक हैं, और ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। तो सबसे पहले ऐसे भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले परमाणु की परिभाषा किसने दी? तो महर्षि कणाद या उलूक। तो चलिए अब आप लोगों को बताना है कि प्रकृति की सारी वस्तुएं, जितना वस्तु देख रहे हैं, चाहे शरीर हो या कोई भी वस्तु, प्रकृति की सारी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। प्रकृति की सारी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये कणाद या उलूक ने कहा। कणाद या उलूक जो थे वो जो थे आपका कौन? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। आपको बताना है प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से निर्मित है, और ये 5 तत्व है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। आप लोग सुने भी होंगे कि जितना भी आपका वस्तु देख रहे हैं, जितना भी पदार्थ देख रहे हैं, जितना भी मनुष्य भी देख रहे हैं, ये सारा मनुष्य का शरीर भी, सभी सृष्टि की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से निर्मित। कौन कौन? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। सुनिएगा, क्षितिज, क्षितिज माने क्या? मिट्टी। जल, जल माने क्या? पानी। गगन, गगन माना आकाश। पावक, पावक माना पावक आग। गगन, समीरा, समीरा, समीरा माना क्या? हवा। ये 5 तत्व से प्रकृति की सारी वस्तुएं या सृष्टि की सारी वस्तुएं या यहाँ तक कि मानव शरीर भी निर्मित है। तो आपको पूछा जाए कि सभी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी, या प्रकृति की सारी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 5 तत्व कौन कौन है? तो ये क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षितिज माने क्या? क्षितिज मिट्टी, जल पानी,
गगन, आकाश, पावक, आग, समीरा, हवा, ये 5 तत्व। ये बात किसने कहा? प्रकृति की सारी वस्तुएं जो है 5 तत्वों से निर्मित है। कौन कहा? तो याद रखिए, ये बात जो कहा था हिंद एवं यूनानियों ने कहा था। सबसे पहले किसने? हिंद और यूनानियों ने। हिंद यूनानियों ने कहा था। तो याद रखिए, प्रकृति की सारी वस्तुएं जो 5 तत्वों से निर्मित है, और ये 5 तत्व कौन कौन है? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। और यह बात जो है सबसे पहले किसने कहा था? हिंद यूनानी, और कुछ भारतीयों ने भी कहा था। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है? कहने का मतलब आपको बताना है कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, अर्थात वह ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। तो चलिए जवाब आना शुरू हो गया है। अलका यादव का पहला जवाब है जल, तरुण का भी है जल, विवेकानंद भी जल, प्रियंका जी, शिंटू कुमार का भी जल, अलका भी जल। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है जल। याद रखिएगा, जल जो है भौतिक, तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि देखिएगा पृथ्वी पर या समुद्र में भी आपका क्या है? जल की अवस्था रहती है। जल पानी के रूप में रहता है। अभी पानी पड़ा तो वो भी पानी क्या हो गया? जल हो गया। ये द्रव अवस्था में। इसके अलावा ठोस अवस्था में आप देखें उनके बहुत सारा चीज रहता है। लकड़ी, काठी, चौड़, मकान, दीवार, ईटा, टेबुल, कुर्सी, कलम, ये सब क्या हो गया आपका? ये ठोस अवस्था में। गैस अवस्था में हवा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैस, ये हो गया आपका गैस अवस्था में। याद रखिए, जल जो है एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्था में रह सकती है, तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। ठीक है। अगला बताइए आप लोग, मक्खी। मक्खी देखे होंगे। मक्खी में पैरों की संख्या कितनी है? मक्खी में पैरों की संख्या कितनी होती है? तरुण बाबू का जवाब आया 8। वाह। आकांक्षा अंचल का 8, प्रियंका कुमारी का 15,000। बाप रे, 15,000 मक्खी का पैर। सुभान अल्लाह। कभी पकड़ के देखिएगा मच्छी को, मक्खी को। हाँ, मार के मत देखिएगा। हाँ, मरा होगा तब देखिएगा यार, दिस दैट है। तो बेचारा जान मत लीजिएगा, जीव हत्या पाप है। उसके बाद है अलका का भी 8 है, सुनील भी 6 है, शिंटू कुमार 6, रानी 8, प्रियंका। सर टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, मिस्टेक 1-2 अंक होता है। 15,000। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बातें होती रहती। चलिए याद रखिए, मक्खी में पैरों की संख्या जो है वो 6 होती है। मक्खी में पैरों की संख्या कितना? 6। ठीक है। अब बताइएगा, मच्छर में पैरों की संख्या कितना? मच्छर में पैरों की संख्या, मच्छर में पैरों की संख्या कितनी? अब जो बहुत बच्चा 8 बोले हैं तो उसको थोड़ा सोचने में डिजेट हो जाएगा ना। चलिए, अंकित यादव का जवाब आया 8, शिंटू का 6, राहुल भी 6, रानी 8, अलका 8। मच्छर में पैरों की संख्या क्वेश्चन है मेरा। तो याद रखिए, मच्छर में भी पैरों की संख्या जो है वहां 6। ऐसे भी याद रखिए, मच्छर में 6 है तो 6 से 6। मच्छर में पैरों की संख्या जो होती है वो 6। अगला बताइएगा, चींटी में पैरों की संख्या कितनी? चींटी, चींटी में पैरों की संख्या कितनी? चींटी, राहुल का 6, तरुण का 6, आकांक्षा 6, बिट्टू बॉस भी 6। इसीलिए तो चींटी दिए हैं। और 6 सब फंस गया। चलिए, प्रियंका कुमारी भी 6। और किसी का? चलिए, हमको लगा कि बारिश आया, आंधी तूफान, तो कहीं जो है नेट दिस दैट ना हो जाए, लेकिन नेट तो ठीक चल रहा है। मेरे नेट से चल रहा है, आज वाईफाई भी नहीं दिए हैं। तो चलिए, 6 वाला जिनका है बिल्कुल सही है। चींटी में भी पैरों की संख्या जो है आपका 6 होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर किसी चींटी को उठा के गिनिएगा, गिनने के बाद जो है वो 8 हो जाएगा।
8 इसलिए होता है क्योंकि देखिएगा चींटी, चींटी को जब गिनिएगा 2 आगे रहता है, उसको कहते हैं क्या, 2 एंटीना। और वो एंटीना जो है वो खतरे का सूचक होता है, वो बता देता है कहाँ खतरा है, कहाँ आभास हो जाता है, पानी पड़ने वाला या दिस दैट होता है, तो वो आभास हो जाता है ना। और ऐसे भी देखे होंगे कभी कभी चींटी को मौसम विज्ञानी भी कहा जाता है ना। तो कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग से सुने भी होंगे कि बादल ऊपर लगा है, उससे अनुमान नहीं लगाता कि बादल लगा, अरे आज बारिश वर्षा होने वाली है, नहीं। बूढ़े बुजुर्ग जो होंगे, दादा नाना परनाना शेरदादा, उनसे कभी सुने होंगे या कभी दिस दैट हुआ होगा, वो लोग क्या करते हैं, नीचे देख के बताते हैं, नीचे, यार वाह सब चींटी कहाँ जा रहा है, इसका मतलब आज वर्षा होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिए चींटी में पैरों की संख्या जो है 6 है, लेकिन गिनिएगा तो 8 होगा, लेकिन 8 आगे उसका 2 ठो एंटीना रहता है, याद रखिए। तो ऐसे भी अगर कहीं भूल जाए तो याद रखिए जितना भी कीट पतंग है, तो कीट पतंग अगर पूछा जाए उसमें पैरों की संख्या कितना, तो 6 होता है। याद रखिए मक्खी में, मच्छर में, चींटी में पैरों की संख्या कितनी, 6 होती है। अगला बताइएगा आप लोग, ऑक्टोपस में पैरों की संख्या कितनी, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में पैरों की संख्या कितनी। देखिए जीभ बहुत है, 84 लाख योनि है, इसलिए सब में नहीं जाना है। 8 है भगवान, अभी बताए जितना भी कीट है 6, तैयो बोल रहे हैं 8। तरुण का 8, सिंटू 8, सुनील 8, बिट्टू बॉस 8, राहुल 8। अब बताइए कितना ऑक्टोपस में। हाँ चलिए, प्रियंका कुमारी का 6 आया। हम पूछे ऑक्टोपस में पैरों की संख्या कितना। याद रखिएगा जितना भी कीट पतंग है, कीड़ा मकोड़ा, अगर भूल गए तो उसमें पूछा जाए कि पैरों की संख्या कितनी है, तो सीधा 6 मारिए। लेकिन ऑक्टोपस, तो ध्यान दीजिए, आ से ऑक्टोपस, आ से 8, आ से ऑक्टोपस, आ से 8। ठीक है, ऑक्टोपस में पैरों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 8। बताइए मनुष्य में पैरों की संख्या, सबका 2-2 आ रहा है, हे भगवान। मनुष्य में 2 होता है, 2 ई, इसको हाथ कहते हैं ना, तो याद रखिए, सबको पता है मनुष्य में पैरों की। गाय चौपाया पशु है। तो चलिए, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि मछली में जो है हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी है। मछली, अभी कहा जाता है मछली, अभी क्या, कभी नहीं खाइए मछली, मीट मछली, जीव हत्या। मछली में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी है। राहुल का जवाब आया 3, तरुण का 2, और 3 उधर का है, सुनील 2, रानी 2। सर मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, अंकित यादव का जवाब, हा 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 हा। चलिए स्विच ऑफ होने वाला है, तो आप पहले कहें पहले कहें चार्ज करके रखते हैं। चलिए जब तक है जान, जब तक जान है मोबाइल में तब तक क्लास करिए। आकांक्षा कुमारी का है 8, प्रियंका, और मेरा भी सर, वाह वेरी नाइस, मेरा तो नहीं हो रहा है। तो चलिए याद रखिएगा, मछली में हृदय कोष्ठक की संख्या पूछा जाए, मछली में हृदय कोष्ठक, मछली में हृदय कोष्ठक या कहा जाता है क्या, हार्ट चेंबर, मछली में हृदय कोष्ठक या हार्ट चेंबर की संख्या कितनी है। तो याद रखिए मछली में जो हृदय कोष्ठक की संख्या होती है कितना, 2। मछली में हृदय कोष्ठक की संख्या या हार्ट चेंबर कितना, 2। मेढक में बताइएगा कितना, मेढक, मेढक में हृदय कोष्ठक की संख्या, विवेकानंद 3, प्रियंका भी 3, सुनील 3, शिंटू 3, सब 3 है। मेढक में हृदय कोष्ठक की संख्या 3, ऐसे भी याद रखिए, मेढक में 3 लेकिन मछली में भी 3, गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिए मेढक जो है क्या करता है, टर टर करता है, मेढक टर टर करता है, तो टो से टर टर, टो से 3, याद रखिए मेढक जो है टर टर करता है, तो टो से टर टर, टो से 3, तो मेढक में हृदय कोष्ठक की संख्या कितना होता है, 3। आपको बताना मनुष्य में या मानव शरीर में, मनुष्य में हृदय कोष्ठक की संख्या कितना,
मनुष्य में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में हृदय कोष्ठक की संख्या, पहला जवाब विवेकानंद का 4, चिंटू 4, प्रियंका 4, सुनील 4, आकांक्षा 4, तरुण 4, राहुल 4। क्या बात, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में हृदय कोष्ठक की संख्या 4 होती है। हृदय देखे होंगे 2 आलिंद 2 निलय, बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। आइए अब बताना है आपको, घड़ियाल में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी? घड़ियाल में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी? चलिए, राहुल का पहला जवाब है 3, सुनील 4। घड़ियाल पूछे हैं मनुष्य ने, सुनील जी। घड़ियाल में हृदय कोष्ठक की संख्या, राहुल का आया 3, सुनील का 4, विवेकानंद 4, आकांक्षा 4। ध्यान दीजिए, मनुष्य का नहीं पूछे हैं, घड़ियाल का हृदय कोष्ठक। चिंटू 8। हाँ चलिए, ये हुई ना बात। अभी तक 21 आदमी 8 बोले हैं। याद रखिए, मनुष्य में हृदय कोष्ठक की संख्या 4 और घड़ियाल में भी हृदय कोष्ठक की संख्या 4 होती है। ठीक है, हाँ, ये नहीं कि 8। तो मनुष्य में हृदय कोष्ठक की संख्या 4, तो घड़ियाल में भी कितना होता है? 4 होता है। आपको बताना, केंचुआ, केंचुआ में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी? केंचुआ, केंचुआ में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? केंचुआ आप लोग नाम भी सुने होंगे। केंचुआ जैसे अभी वर्षा के मौसम में देखिएगा, कभी कभी मिट्टी से निकलता है लल्लम लाल, एकदम लगेगा क्या, एकदम चाउमीन। नागालैंड में इसको चाउमीन की तरह खाता है। याद रखिए, केंचुआ में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी है? तो 2 जवाब आया है, चिंटू कुमार का 8, सुनील कुमार सिंह का 8, और ये जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए, केंचुआ में हृदय कोष्ठक की संख्या जो है कितना है? 8 है। इसको देखिए, याद कैसे रखिएगा, केंचुआ, 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 आ से 8, केंचुआ अंतिम में आ से याद रखिएगा 8। तो केंचुआ में हृदय कोष्ठक की संख्या जो होती है कितनी? 8। अगला बताइए, तिलचट्टा में, तिलचट्टा देखे होंगे आप लोग, जिसको कुकुलिया कहते हैं। तिलचट्टा, कुकुलिया, कॉकरोच, तिलचट्टा में जो है हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए, तिलचट्टा में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी है? तिलचट्टा में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी है? सुनील कुमार का जवाब है टेढ़, वाह, डायरेक्ट 13। आकांक्षा का भी टेढ़। देखें कौन कौन बचा है। विवेकानंद जी बचले हैं, बिट्टू बॉस हैं, प्रियंका महतो, राहुल अमृत, सुनील कुमार, आकांक्षा, रानी, तरुण, तरुण बाबू कल सो गए थे, चिंटू कुमार, प्रियंका कुमारी, अभिषेक कुमार। बस बस, मदन मदन कमला अब घर चल, देर मत कर। चलिए, तिलचट्टा में बताना है आपको कितना है हृदय कोष्ठक। नहीं, जवाब नहीं आ रहा था आपका। तरुण भी 13 है, आकांक्षा 13, सुनील भी 13। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। तो से होता है तिलचट्टा, तो से तिलचट्टा, तो से 13, ऐसे याद रखिए। तो से तिलचट्टा, तो से 13, तो से तिलचट्टा, तो से 13। चलिए, अब लोग अगला बताइएगा, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो चलिए, चाय आ चुका है, आप लोगों को पीना है तो आइए। ठोस द्रव गैस नहीं बताना है, नाम बताना है। किस वस्तु में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस वस्तु में होती है? किसमें? विवेकानंद का जवाब आया है, क्या है? जी इस्पात, जी इस्पात। सिंटू स्टील में है, राहुल इस्पात। किसी का अभी तक सही जवाब नहीं आया है, देखते हैं पहला सही जवाब कौन देते हैं, तब तक हम चाय को ठूसते हैं।
वाह, जवाब चेंज हो रहा है। प्रियंका एल्यूमिनियम, सिंटू एल्यूमिनियम, सुनील का टीना, अमर का इस्पात। चलिए ध्यान दिया जाए, अगर पूछा जाए ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है। बिल्कुल सही, जिन्होंने एल्यूमिनियम लिखे हैं उनका सही। ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक एल्यूमिनियम में। और बता दीजिए कि एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा जो है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए 6420 मीटर पर सेकेंड सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में। अब बताइए, उसके बाद पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है स्टील, इसी को कहते हैं क्या, इस्पात। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वहां प्रायः देखने के लिए मिलेगा आपको स्टील या इस्पात। इसीलिए मिलता है क्योंकि आपका एल्यूमिनियम नहीं रहता है, ऑप्शन में एल्यूमिनियम नहीं देगा। आज क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितना, 6420 मीटर। और स्टील या इस्पात में ध्वनि की चाल जो होती है कितना होता है पता है तो लगभग बताइए। लगभग 6100 मीटर पर सेकेंड। कितना, लगभग 6100 मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिए। स्टील या इस्पात में ध्वनि की चाल लगभग 6100 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग बता दीजिए लोहा में ध्वनि की चाल कितनी, लोहा, लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। लोहा में ध्वनि की चाल, प्रियंका का 1469 आया है, पहले का है, मिट्ठू का, सिंटू का 5953, तरुण 5130, और कोई। लोहा में ध्वनि की चाल, चलिए एक जवाब सही है मिस्टर तरुण कुमार का, 5130 मीटर पर सेकेंड। तो लिखिएगा लोहा में ध्वनि की चाल जो होती है 5130 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। अब बताइएगा आप लोग हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी। रुक जाइए, हाइड्रोजन में पहले जल बताइए, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, जल में, जल में ध्वनि की चाल कितनी, जल में। जवाब नहीं आ रहा है लगता है, तब तक मेरा चाय खत्म हो जाएगा। हाँ जवाब आ गया, तरुण कुमार का 1500। लाइन गायबे है ना, आप लोगों के उधर लाइन है क्या, लाइन है तो 1 दबाइए, नहीं है तो 2 दबाइए। 2 2 2, वाह 1 कहीं कहीं है, क्या बात, किंग बातः अस्ति। मेरा क्वेश्चन था अगला, जल में ध्वनि की चाल कितनी, तो जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितना, 1483 मीटर पर सेकेंड है। और याद रखिए ये कभी कभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं 1483 नहीं देके 1490 दे देगा, कभी कभी 1456 दे देगा, 1460 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन देता है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी, 1483 देता है तो इसको मारिए, ये नहीं देगा इसके नजदीक वाला ऑप्शन मारना है। अगला देखिए, आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है बस यही 2-3 चीज से आपको ज्यादातर पूछा जाएगा कि ध्वनि की चाल किस में, लेकिन 1-2 और देख लीजिए। आपको बताना हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल।
हाइड्रोजन में 1200 प्लस, वाह चलिए बीच में आए हैं 1200 प्लस। और कोई 1469, हाँ वाह प्रियंका कुमारी 1469, 1483 या 1469 कहीं कहीं देता है जल का, याद रखिए। तो चलिए तरुण कुमार का मान लेते हैं सही है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है 1269 मीटर पर सेकेंड, याद रखिए। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल जो है 1269 मीटर पर सेकेंड होता है, कितना 1269 मीटर पर सेकेंड। अगला बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल, विवेकानंद का पहला जवाब है 332, सिंटू 332, प्रियंका 332। वायु में ध्वनि की चाल, तरुण भी 332। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए इसमें से आपको जो है ये याद रखिए, ये और ये एक तो काहे छोड़िएगा बेचारा हाइड्रोजन को, जब ये सब याद रख लीजिए, सब रखिए। इसमें ज्यादातर वायु में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कि वायु में ध्वनि की चाल कितना है 332 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कभी कभी आपको मील प्रति घंटा में पूछा जाता है। आप लोग बताइएगा मील प्रति घंटा में कितना होता है वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में, सिंटू का पहला जवाब है 720 मीटर पर सेकेंड और 720 मील प्रति घंटा। और कोई, सिंटू जी को थोड़ा सा मदद करिए। और कोई, तो सही जवाब आ जाए शायद तरुण कुमार 720। मदद नहीं किए कोई, साथे दे दिए। मदद करना मतलब थोड़ा सा और बढ़ा देना है, तब ना आगे बढ़ेगा। तो चलिए याद रखिए वायु में ध्वनि की चाल पूछा जाए 332 मीटर पर सेकेंड या 760 मील प्रति घंटा। ध्यान दीजिए 760 मील प्रति घंटा। लगता है लॉकडाउन में आप लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, बहुत बच्चा इसमें पढ़े भी हैं लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं निकल रहा है ना। तो चलिए लॉकडाउन में ज्यादा मेहनत हो रहा है। तो वायु में ध्वनि की चाल याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में इतना, और मील प्रति घंटा में पूछा जाए तो 760 मील प्रति घंटा। और एक और पूछा जाता है फुट प्रति सेकेंड में कितना होगा, बता दीजिए फुट प्रति सेकेंड में कितना। ध्वनि की चाल वायु में फुट प्रति सेकेंड में कितना, ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा वायु में ही पूछा जाता है, लेकिन वायु में कभी कभी ये पूछ देगा मीटर पर सेकंड में, कभी कभी मील प्रति घंटा में, कभी कभी फुट प्रति सेकंड में। और लोग याद इतना कर लेता है इसको 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड। अब वहां पूछ दिया वायु में ध्वनि की चाल, अब बाद में देगा मील प्रति घंटा में, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। याद रखिए वायु में ध्वनि की चाल जो है याद रखिए 332 मीटर पर सेकेंड, मील प्रति घंटा में 760 मील प्रति घंटा, और फुट प्रति सेकेंड जो होगा कितना 1100 फुट प्रति सेकेंड। सब बात याद रखिएगा, फुट पर सेकेंड में होगा क्या 1100, यानी 1100 फुट पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 1100 फुट प्रति सेकेंड हो गया। चलिए अब आप लोग बताइएगा ठोस द्रव गैस में से, ध्यान से सुनिएगा, ठोस द्रव गैस में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ठोस द्रव एवं गैस में से किसमें ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। ठोस द्रव एवं गैस में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और जवाब आना चालू हो चुका है, क्या बात है। बिट्टू बॉस का जवाब है हार्ड, सिंटू का पहला जवाब टॉस यानी ठोस, बिट्टू बॉस का हार्ड, या प्रियंका ठोस, विवेक ठोस, और तरुण का भी ठोस। तो चलिए ठोस द्रव गैस में से सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की चाल ठोस में होती है। याद रखिए ठोस द्रव गैस, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था, ठोस द्रव गैस
और ठोस द्रव गैस में पूछा जाए किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, तो ठोस द्रव गैस में से जो है ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, याद रखिए ठोस द्रव गैस में से ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, इससे कम किसमें, तो इससे कम जो होगा द्रव में, और सबसे कम जो होगा वो गैस में। तो ध्यान दीजिए ये क्रम से आपका पूछेगा ठोस द्रव गैस में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव में, और सबसे कम जो होगा आपका किसमें, गैस में। ठोस द्रव गैस में से ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा क्या, किसमें, ठोस में, और सबसे कम जो होगा किसमें, तो गैस में होगा। आपको बताना अगला क्वेश्चन, ध्वनि की उत्पत्ति जो होती है वो कैसे होती है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, किससे होती है ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। विवेकानंद का पहला जवाब है कंपन से। बिट्टू बॉस फ्रीक्वेंसी, कंपन, वाइब्रेशन। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए ध्वनि की उत्पत्ति जो है वो कंपन से होती है, वाइब्रेशन से होती है। तरुण का भी है कंपन, रानी भी कंपन। तो याद रखिए ध्वनि की जब भी उत्पत्ति होती कंपन। तो देखिए कैसे, यहां पर हम क्या किए, कलम को मारे बोर्ड में, आवाज आया खट, तो खट क्यों आया, क्योंकि ये जो है आपका क्या हुआ, कंपन हुआ। देखिए ऐसे भी कंपन कर रहा है, हिल रहा है यानी कंपन कर रहा है, दोलन कर रहा है। तो किसी भी ध्वनि की उत्पत्ति जो होती है वो कंपन से होती है। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, कभी कभी आप लोग भी बोलते होंगे, तो हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे मुख के अंदर जो है एक वाक तंतु है, आपके मुख के अंदर भी होगा, कभी निकाल के देख लीजिएगा। हमारे मुख के अंदर जो है वाक तंतु है, और वही वाक तंतु जो क्या करती, कंपन करती, जिसको लेरिंग्स कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, वही जो है क्या करती, कंपन करती है, और उसी कंपन से क्या होती, आवाज सुनाई देती है, हमें ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है किससे, तो वो जो होती है आपका कंपन से। ठीक है, अब बताइए निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल फटाफट बताइएगा, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ये क्या लिखना है, तीन एगो, कोई गो तीन ठो ओ, कोई चार गो ओ, ये कौन बात हुआ, निर्वात में ध्वनि की चाल पूछ रहे हैं। जैसे देखिए प्रकाश, प्रकाश का चाल जो बताइए वायु में कितना होता है, प्रकाश का चाल हवा में कितना, प्रकाश की चाल हवा में कितना, प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है, जवाब नहीं आ रहा। प्रकाश का चाल हवा में 3 इंटू 10⁸, 3 लाख इंटू 3 लाख। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए प्रकाश का जो है कहां पे, वायु में जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा जो लोग लिख रहे हैं, प्रकाश का कहां पे, वायु में जो चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए प्रकाश का वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताइए प्रकाश का निर्वात में चाल कितना, तो प्रकाश का निर्वात में चाल कितना, सेम। चलिए बिल्कुल, तो देखिए आप यहां भी क्या हुआ, प्रकाश का जितना वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितना, उतना ही। याद रखिए, तो निर्वात में पूछा जाए या वायु में पूछा जाए, वायु में या निर्वात में, दोनों में प्रकाश की चाल जो होगा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक उसी तरह आपको बताए ध्वनि की चाल वायु में, ध्वनि की चाल जो है वायु में कितना, 332 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए अभी क्या
कि प्रकाश की चाल जो है वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और निर्वात में भी उतना, और इसीलिए ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, और इसलिए ध्वनि की चाल जो है आपका निर्वात में कितना होगा। तो निर्वात में भी स्पष्ट है कितना। हाँ, तरुण का जवाब 332 बार। जैसे देखिए तरुण बाबू लगता है नहीं समझे अच्छा से, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल जो है आपका वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 पर पावर, तो निर्वात में भी इतना। ठीक उसी तरह बताइए कि ध्वनि की चाल भी वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, तो इसीलिए निर्वात में बोलिए कितना होगा। ध्वनि की चाल वायु में इतना, इतना, निर्वात में भी कितना, फिर बोल रहे हैं 0। विवेक बाबू भी लगता है नहीं समझे, अभी तुरंत बताए, ध्यान दीजिए। हाँ, सुनील कुमार का चलिए ठीक है 300, सुनील कुमार जी अच्छा से समझे 332। क्या कि देखिए अभी तुरंत बताइए, प्रकाश की चाल जो है वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो निर्वात में भी क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसी तरह बताए ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, तो निर्वात में कितना बताइएगा। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, निर्वात में कितना। सिर्फ सुनील का जवाब 332। हाँ चलिए, प्रियंका का भी 332, आकांक्षा का भी 332 है। गुड। और कोई। चलिए, फंस गया बुद्धिया चक्कर में, बिट्टू बोसकर मोह हो गए, क्या बात है। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज हो गए बच्चा। तो याद रखिए, अगर पूछा जाए प्रकाश का निर्वात में चाल या वायु में चाल, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्वनि की चाल अगर पूछा जाए वायु में, तो ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल जो है क्या होगा, 0, रसटगुल्ला सुनना। हाँ, तो चलिए, तो याद रखिए ध्वनि की चाल वायु में जो है आपका क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, निर्वात में ध्वनि कभी नहीं चलती। इसलिए कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया जाए, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया जाए। इधर लाइन आ गया है, मिस कॉल किया है लाइन, उधर भी आया आप लोगों को थोड़ा देर के लिए दर्शन देने। तो चलिए याद रखिए, ध्वनि की चाल अगर पूछा जाए निर्वात में, तो निर्वात में ध्वनि नहीं गमन कर सकती है, ध्वनि निर्वात में चलती नहीं है, याद रखिए। तरुण बाबू की हम मिस कॉल दिया, लाइन आया और चला गया। तो चलिए याद रखिए, निर्वात जो है निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कभी कोई, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया गया, यह पृथ्वी पर कब सुनाई देगी। बताइए फटाफट, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, ठीक उसी समय, या 24 घंटा बाद। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया गया, यह पृथ्वी पर कब सुनाई देगी। हे भगवान, नेवर, कभी नहीं, ऐसा कैसे होगा, सुनाई नहीं देगा। बड़का बड़ गए हो, गज्जू गए हो। तो ध्यान दीजिए, कहता चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया गया तो पृथ्वी पर यह कभी भी सुनाई नहीं देगी। याद रखिए, बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल के लिए आपका क्या होना चाहिए, यानी निर्वात हो गया एक तरह से, और इसीलिए ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होना चाहिए, वायुमंडल चाहिए। यानी वहां वायुमंडल नहीं है, एक तरह से निर्वात हो गया, इसलिए चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया गया तो पृथ्वी पर कभी भी सुनाई नहीं देगी। और यहाँ पर विवेकानंद और प्रियंका कुमारी को हंसी आ गया। तो चलिए हंसते रहिए, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कभी कभी मुस्कुराते रहिए। मून पे, अब अगला क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कभी कभी, कि दो आदमी, दो आमदनी या आदमी, दो आदमी चंद्रमा पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बात कितनी देर में सुनेंगे। ठीक उसी समय, 1 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, या 24 घंटा बाद, या नहीं सुनेगा। हे भगवान, अब नहीं बोल नहीं, नेभर नहीं, ये सब नहीं नहीं, ये कौन बात हुआ। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया गया तो हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर जो है आवाज नहीं आएगा, क्योंकि बीच में वायुमंडल नहीं है।
नहीं। तो चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया गया, पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? कभी नहीं। लेकिन हम तो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनते नहीं हैं। हम बोल रहे हैं कि दो आदमी एक दूसरे से आमने सामने बैठकर बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे की आवाज कितनी देर में सुनेगी? नहीं। हे भगवान, सब नहीं नहीं में। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि दो आदमी चंद्रमा पर बैठकर बात कर रहा है, तो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन रहे हैं। अगर मान लिया कान के पास जाके मुंह को लगा दे और जोर से बोले, मारेंगे ना, इतना मारेंगे जोर से, बस डीजे जगतराज, डीजे जगतराज, टुई 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 करते रहे, जोर से अगर बोले, तो क्या उसकी आवाज सुनाई देगी या नहीं देगी? कान के पास जाके जोर से बोले तब सुनाई, तब नहीं, तहियो नहीं देगी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। हम देख रहे थे आप लोगों का कॉन्फिडेंस क्या है, तो कॉन्फिडेंस इसमें किसी का नहीं डगमगाया। तो चलिए, बहुत अच्छी बात, इसी तरह बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस अगर है तो उस कॉन्फिडेंस को कायम रखना है, उससे घबराना नहीं। अब ऐसा नहीं कि सर बोल दिए रात है, हाँ हाँ रातें होगा, सर बोले हैं ना, नहीं, आप बाहर निकल के देखिए, नहीं नहीं दिन है, उजाला है, धूप आ गया, तो कैसे रात होगा? इसीलिए तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट किया जाए, या चंद्रमा पर जो है चूंकि वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं रहने के कारण एक तरह से निर्वात हो गया, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, इसलिए चंद्रमा पर चाहे बम विस्फोट किया जाए, या दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करें, या कान में जोर से कुछ भी बोले, वो कुछ भी आवाज उनको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो चलिए तब आज का क्लास यहीं तक रहने दिया जाए, और जो लोग लिख चुके हैं वो लिख के भेज दीजिएगा, और जो लोग आज क्लास नहीं कर पाए उनको जो है अप्रूवल रिमूव कर दिया जाएगा, बिना कारण का क्लास नहीं किए। और जो लोग नहीं भेजेंगे बिना कारण का अगर बताते हैं, यानी किसी का नेट डिसनेट हो गया तो अलग बात है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। कल भी इसी समय में रेडी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आज का क्लास तब तक यहीं तक, और आप लोग रिवीजन करते चलिए, बीच में आपका टेस्ट लेंगे, हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में हम टेस्ट ले लें। ठीक है, और इसीलिए कोशिश करिए जितना पढ़े हैं सबको 100% करने का। ठीक है, ताकि कोशिश करिए कि जो प्राइज है, फर्स्ट प्राइज महिंद्रा स्कॉर्पियो, आप ही जीतें, सोचिए हम ही जीतें, सब आदमी जीते तो और कमाल। चलिए टाटा, और हम करते हैं क्या, धीरे धीरे बैक होते हैं जैसे कल हुए थे, ताकि आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो। विकल्प में गए, रिकॉर्डिंग को बंद किए, अब जो हम समाप्त कर देते हैं, टाटा।